हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद बता देते हैं, आज चर्चा करेंगे वल्चर्स के बारे में। इस पीडीएफ में वैसे तो कंटेंट बहुत बहुत कंटेंट रिच पीडीएफ है, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जितना मैं बताऊंगा इसमें उतना ही आपको याद रखने की जरूरत है। इसके अलावा याद रखने की जरूरत नहीं है, माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं जितना लिखा है उतना सारा ही आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं वल्चर्स इन इंडिया यानी कि भारत में गिद्धों के बारे में। तो 1980 तक ये पर्याप्त मात्रा में आपको दिखाई देते थे। अपने दादा दादी नाना नानी अपने कहानियों में बताते थे, बहुत गिद्ध थे पीपल के नीचे या बरगद के नीचे, इस तरह से आपको कहानियां सुनाते। लेकिन इसमें से तीन रेजिडेंट टाइप के जिप्स स्पीसीज थे, जो कि ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब गिद्ध ही होता है जिप्स का। उसमें है ओरिएंटेड व्हाइट बैक्ड वल्चर, इसके अलावा लॉन्ग बिल्ड वल्चर और स्लेंडर बिल्ड वल्चर। ठीक है, इनकी पर्याप्त संख्या थी, लेकिन अचानक से इनकी संख्या गिर जाती है 90% तक, 90 यानी कि 1990 के बाद से इनकी संख्या घटनी शुरू हो जाती है। और 2007 आते आते इनकी 99% इन तीनों जिप्स की जो स्पीसीज हैं उनकी पॉपुलेशन 99% खत्म हो जाती है। ठीक है, तो IUCN जो रेड डेटा बुक है, जिसने नहीं पढ़ा है वीडियो देख लीजिए, पढ़ा हुआ है उसमें वल्चर्स को किन किन कैटेगरी में, देखिए वल्चर सिर्फ एक गिद्ध का मतलब नहीं है, गिद्ध की भी कई कैटेगरी है, तो उन कैटेगरी को अलग अलग उसमें रखा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं सीई, यानी कि हमने बताया था IUCN में सीई का मतलब होता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, या फिर CR करके लिखा होगा, आपको CR भी लिखा होगा, सीई भी कई जगह लिखा होता है। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में कौन कौन से वल्चर्स हैं? नंबर 1, हिंदी इंग्लिश में सेम नाम, आप टेंशन मत लेना, इसी नाम से याद रखना, ओरिएंटेड व्हाइट बैक्ड वल्चर। इसके अलावा लॉन्ग बिल्ड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर और रेड हेडेड वल्चर। ये है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, यानी कि गंभीर रूप से संकटापन्न है, यानी कि बहुत ही खराब स्थिति है, इनकी संख्या इतनी ज्यादा गिर रही है। तो ये 4 है। ठीक है, कैसे याद रखोगे? OSLR, DSLR होता है ना, DSLR से डी को आप O समझ लीजिए। ये 4 हैं CR, क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में। ओरिएंटेड व्हाइट बैक्ड वल्चर, ठीक है, सिलेंडर बिल्ड वल्चर और लॉन्ग बिल्ड वल्चर, इसके अलावा रेड हेडेड वल्चर। OSLR से याद रखिए आप कि ये है क्रिटिकली इंडेंजर्ड IUCN के द्वारा जो लिस्ट जारी की जाती है, रेड डेटा। इसके बाद संकटापन यानी कि इंडेंजर्ड की बात करें तो इंडेंजर्ड और इजिप्ट, ठीक है, इजी इजी याद रखना, इजी और इजी इजिप्ट। तो इंडेंजर्ड इजिप्ट हो गया। इसके बाद एक और याद रख लेना, लीस्ट कंसर्न की बात करें तो यूरेशियन ग्रिफन इंपॉर्टेंट है, ये लीस्ट कंसर्न, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और नियर थ्रेटेंड में है, इंपॉर्टेंट है, कौन सी है? हिमालयन वल्चर, सिनेरियस वल्चर और बियर्डेड वल्चर। ठीक है, तो HCV उनको पता होगा जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, वो बी होता है हालांकि, लेकिन याद करने की ट्रिक है HCV, नियर थ्रेटन में है HCV, यानी कि हिमालयन वल्चर, सिनेरियस वल्चर और बियर्डेड वल्चर। और लिस्ट कंसर्न में है यूरेशियन गिफन। ठीक है, और वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में OSLR आपको याद रखना है, ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर और रेड हेडेड वल्चर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो वल्चर पॉपुलेशन को समस्या क्या है? तो एक तो डाइक्लोफेनिक कंटेमिनेशन। ठीक है, डाइक्लोफेनिक आपने देखा होगा, डाइक्लोफेनिक ये कौन होती है? पशुओं की दवा थी। ठीक है, क्यों? जो गिद्ध हैं वो क्या खाते थे? डेड एनिमल्स को खाते थे, और उनके थ्रू इनमें पहुंचता था नॉन स्टीरियोइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, NSAID, नेसेड पहुंचता था। ठीक है, और जो था डाइक्लोफेन के कारण इनकी संख्या, खासतौर से जो ऊपर हमने 3 बताए, उनकी संख्या समाप्त होने लगी। इसके अलावा हैबिटेट लॉस, यानी कि वो जहां पर रहते थे वो जगह, उनका हैबिटेट जो था वो लॉस हो गया, क्योंकि जंगलों की कटाई हो गई, पेड़ कटने लगे और हर जगह मानव ने और कब्जा कर लिया। इसके अलावा इंटरफेरेंस ड्यू टू ट्रैफिक एंड अदर
एनिमल्स। गिद्ध ज्यादातर सड़कों के किनारे अपनी बस्तियां बसाते थे, और उसमें भी सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि एक तो वहां पे ट्रैफिक हो गया, दूसरी बात जो बंदर वगैरह हैं वो इनके घोंसलों को नुकसान पहुंचाने लगे। इसके अलावा इन्फेक्शियस डिसीज, तो इनमें डिसीज के कारण भी इनकी संख्या कम होने लगी। और ये कहानी लिखी, आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। इसके अलावा खतरा क्या है, लो फूड अवेलेबिलिटी। अब क्या है, पहले क्या होता था, सड़े गड़े जानवर होते बोलते तालाब के किनारे फेंक दो या कुछ भी, तो अब उनके डेड एनिमल्स वो प्राइमरी सोर्स से वो खत्म हो गए। अब मुर्दों को वहां पर खुले में नहीं फेंका जाता है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल कंटेमिनेंट्स, ठीक है, जैसे कि इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड की वजह से किडनी में इनका नुकसान होता है, और बायोमैग्निफिकेशन की समस्या इनकी फूड चेन में आती है, और गिद्ध समाप्त होने लगते हैं। बस इतना आपको याद रखना है, लिखने को बहुत है, इतना पढ़ा के फिर अपने में उनमें फर्क ही क्या रह जाएगा कि मेरे ही से आया। अब बात करते हैं वल्चर कंजर्वेशन इन इंडिया की बात करते हैं। तो भारत में गिद्ध संरक्षण के लिए विभिन्न प्रयास कौन कौन से किए गए, तो नंबर 1 है कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम की बात कर लेते हैं। तो उसमें 3 रेजिडेंट जिप्स स्पीसीज ऑफ वल्चर के लिए बनाया गया था कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम, कब, 2004 में, ठीक है, 2004 में। इसके बाद बताते हैं वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर, गिद्ध प्रजनन केंद्र की बात कर लेते हैं। तो कितने, 8 वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर्स एस्टेब्लिश किए गए हैं देश में। इसके अलावा ब्रीडिंग वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर कौन कौन से, एक सेट किया गया है, सेट माने स्थापित किया गया है पिंजौर हरियाणा, ये पूछा जाता है 2004 पिंजौर वाला। दूसरा है राजभात खावा, ये है वेस्ट बंगाल में, ये भी पूछा जाता है, ये 2006 में बनाया गया था। एक है रानी जो कि असम में स्थित है, ये है 2008 में बनाया गया था। और 5 और हैं जो अन्य चिड़ियाघरों के साथ कोलैब करके बनाए गए। यानी आपको मुख्य रूप से याद रखना है कि पिंजौर हरियाणा में, पिंजौर हरियाणा में, इसके अलावा रानी यानी कि असम में, और राजभात खावा वेस्ट बंगाल में, ये 3 है। 2004-6-8 2004-6-8 में ये स्थापित किए गए। लेटेस्ट एक्शन प्लान क्या है, तो लेटेस्ट एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन कौन सा है, सन याद रखने, ये वाला 2020 से 25 इन एक्शन है सेव वल्चर्स के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं गिद्धों की भारत में प्रजातियों के बारे में। तो देखिए कुछ गिद्ध हैं भारत के मूल निवासी यानी कि यहीं पर हैं, कुछ आते हैं सर्दियों में, जब सर्दियों में प्रवासी पक्षी की तरह भारत में आते हैं। तो भारत में जो गिद्ध की प्रजातियां पाई जाती हैं वो है ओरिएंटल व्हाइट रम्प्ड वल्चर, ठीक है, और इनका जाति क्या है, जाति है जिप्स बेंगालेंसिस। ये सब नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ ये रखो ये रेजिडेंट है, हाँ मूल निवासी है भारत के, यानी कि भारत के ही हैं। इसके अलावा लॉन्ग बिल्ड वल्चर, ये भी रेजिडेंट है, और कुछ आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। इसके अलावा स्लेंडर बिल्ड वल्चर, ये है, ये भी रेजिडेंट है। इसके बाद हिमालयन जो वल्चर है, हिमालयन वल्चर, ये विंटरिंग के लिए भारत में आते हैं। इसके अलावा यूरेशियन ग्रिफन है, ये भी स्ट्रिक्टली विंटरिंग के बाद भारत में आते हैं, यानी कि प्रवासी के तौर पर आते हैं। रेड हेडेड वल्चर है, ये भी रेजिडेंट है, और इजिप्शियन वल्चर है, ये भी रेजिडेंट है, और कुछ बाहर से भी आते हैं। इसके बाद बियर्डेड वल्चर है, ये भी रेजिडेंट है, और सिनेरियस वल्चर है, ये भी विंटरिंग के लिए आते। और ये सब नहीं पूछता है जेनस के हिसाब से, ये सब नहीं पूछता है कि कौन क्या है, तो ये आप चक्कर में मत पड़िए, जितना जरूरी है उतना बताए दे रहे कहां पर कौन सा सेंटर बनाया गया है। अब बात करते हैं अलग अलग गिद्धों की प्रजातियों की चर्चा भी कर लेते हैं। तो एक है ओरिएंटल व्हाइट रम्प्ड वल्चर, साइंटिफिक नेम है जिप्स बेंगालेंसिस, ठीक है, और ये नेटिव है, यानी कि कहाँ की मूल प्रजाति है, ये साउथ और साउथ ईस्ट एशिया की मूल प्रजाति है, और सीआर यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है 2000 से। पॉपुलेशन इसकी 6000 मैच्योर इंडिविजुअल्स बचे हैं 2021 के सेंसस के हिसाब से। रिलेटेड स्पीसीज कुछ नहीं, और पहले किस नाम से जाना जाता था, ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड
वल्चर के नाम से जाना जाता था, अब ये हो गया है ओरिएंटल व्हाइट रम्प्ड वल्चर। ये आप कहेंगे रिलेटेड स्पीसीज ये क्यों नहीं बताई, ये नहीं पूछते हैं, बात खत्म हो गई। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक नहीं पूछेंगे ज़्यादा, कुछ भी नहीं, वेट वेट कुछ नहीं पूछते हैं। नेस्टिंग, ये अपने घोंसले कहाँ बनाते हैं, बिल्ड नेस्ट ऑन ऑल ट्रीज ऑफन नियर ह्यूमन हैबिटेशन, जहाँ पर मनुष्य रहते हैं उन्हीं के आसपास बनाते हैं। नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, साउथ ईस्ट एशिया, और ज़्यादातर एक एग देते हैं और रोस्ट कॉलोनीज भी बनाते हैं। फीडिंग के अपमार्जक हैं, तो ये कार्कस वगैरह खाएंगे, यानी कि मुर्दों पर जीवित रहते हैं, उनके अस्थि पंजरों पर जीवित रहते हैं। पैरामीटर क्या है, स्मेल, इनके सूंघने की क्षमता बहुत अधिक होती है। रोस्टिंग रोस्ट कॉलोनी, एक साथ कई वो घोंसले बनाते हैं। ये है आपका व्हाइट ओरिएंटल व्हाइट रम्प्ड वल्चर। ब्रीडिंग, एक एग, और पेड़ों में ये अपने घोंसले देते हैं। इंक्यूबेशन टाइम होता है इनका 55 दिन, और इसके बाद 4 महीने के बाद ये उड़ने लगे। ये सब नहीं पूछेगा, स्टेटस पूछेगा, और ये भी पूछ सकता है स्मॉलेस्ट किस में है, एमोंग ऑल जिप्स स्पीसीज में। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में, यानी कि शेड्यूल 1 में रखा गया। ये शेड्यूल क्या है हम आपको वीडियो में बता चुके हैं। अब आते हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग बिल्ड वल्चर के बारे में। लॉन्ग बिल्ड वल्चर कहाँ पाए जाते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है वही वही बता रहे हैं। तो ये इंडिया और साउथ ईस्ट पाकिस्तान में पाए जाते हैं। नेचुरल हैबिटेट कहाँ है, कहाँ पर ये रहते हैं, सिटीज, टाउन, विलेजेस नियर कल्टिवेटेड एरियाज एंड ओपन वुडी एरियाज में रहते हैं। बाकी ये वेट नहीं पूछेगा। ब्रीडिंग, नेस्टिंग, ब्रीडिंग सीजन इनका नवंबर से मार्च के बीच में रहता है, और नेस्टिंग स्मॉल कॉलोनी और क्लिप, यानी कि चट्टानों पर भी ये अपने वो घोंसले बनाते हैं। ठीक है, ये मैक्सिमम एक ही अंडे देते हैं। ठीक है, और इंक्यूबेशन टाइम 50 डेज, बोथ पेरेंट्स एंड, ये कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, जो ऊपर बताया वो पढ़ने की ज़रूरत है। और ये स्टेटस क्या है, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में आते हैं। और कारण क्या है, डिक्लोफेनिक दवाई हैं, और उनके लिए ही ये, उनकी वजह से ये इनकी संख्या 97% घट चुकी है, यानी कि 3% ही रह गए हैं। और ये इसकी इमेज है लॉन्ग बिल्ड वल्चर की। वेट कुछ नहीं, एग कुछ नहीं। इसके अलावा लॉन्ग बिल्ड वल्चर के बारे में क्या ध्यान रखना है, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया 2002 से, और शेड्यूल 1 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के। और ये किस लिए जाने जाते हैं, लंबी दूरी के लिए और बहुत ऊंचाई पर उड़ने के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं स्लेंडर बिल्ड वल्चर के बारे में। लेंथ वेंथ कुछ नहीं पूछेगा। स्लेंडर बिल्ड वल्चर क्या है आगे देख लीजिए, क्या पूछेगा वो बता देते हैं। ये सब हिमालयन रीजन और साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है। संख्या इनकी 870 मैच्योर इंडिविजुअल्स बचे हुए हैं। ठीक है, और ये गंगेटिक प्लेन में, यानी कि नॉर्थ टू हिमाचल प्रदेश, साउथ पोटेंशियली टू नॉर्दर्न ओडिशा, ईस्ट थ्रो असम में भी, और नॉर्थ एंड सेंट्रल बांग्लादेश, साउदर्न नेपाल, बर्मा, कंबोडिया में भी ये पाए जाते हैं। और इनकी पॉपुलेशन क्यों घट गई है, ये स्लेंडर बिल्ड वल्चर की 16% डिक्लाइन रेट रही है 2000 से 2007 के बीच पर ईयर। 16% की तेजी से ये घटे हैं। और इंपॉर्टेंट ये है ब्रीडिंग कॉलोनीज इनकी, तो ओनली ब्रीडिंग कॉलोनीज इन साउथ ईस्ट एशिया इज द ट्रेंग प्रोवेनियंस ऑफ कंबोडिया, थाउजेंड ऑफ नंबर अबाउट थॉट टू नंबर अबाउट 50 to 100 वर्ड्स। ठीक है, 1000 नहीं, थॉट टू नंबर। तो
ये इनका एकमात्र ब्रीडिंग कॉलोनी है। ये नाम देख लेना, सिंग ट्रैंग ऐसा कुछ है। प्रोवेनियंस कहाँ का? कंबोडिया। कंबोडिया आप याद रखेंगे। और साइट्स की ये अपेंडिक्स 2 में रखे गए, साइट्स की परसिस्ट 2 में रखे गए हैं। ठीक है, सिलेंडर बिल्ड वल्चर की बात हो रही है। डिक्लाइन वही, नेसेड की बात करें यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की बात करें डिक्लोफेनिक की, उसकी वजह से ही इनकी संख्या भी घट रही है। ये रहे भाई साहब सिलेंडर बिल्ड वल्चर को देख लीजिए, फोटो याद रहेगी तो अच्छा रहेगा। ये रहे, सबका मैक्सिमम एक एग देते हैं पेड़ों में, और इंक्यूबेशन टाइम इनका 55 दिन होता है, और चिक्स इनके 4 महीने बाद उड़ने लगते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 2002 से ये रखे गए हैं, 2002 से ये रखे गए हैं, शेड्यूल 1 में ही रखे गए। अब बात करें हिमालयन वल्चर की। ये सब कहानी ना देख के आप सीधे सीधे देखेंगे हिमालयन वल्चर की फोटो, बाकी आप समझ जाएंगे। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये हिमालय और तिब्बत के पठार में पाए जाएंगे, 1200 से 5500 मीटर ऊंचाई पर, यानी कि 3900 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। और इनकी रेंज यानी कहाँ कहाँ है, इंपॉर्टेंट है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ईरान टू पाकिस्तान टू इंडिया, नेपाल, भूटान एंड वेस्टर्न चाइना एंड मंगोलिया। ठीक है, इसके अलावा भी अलग अलग पर प्रवासी पक्षी के तौर पर भी पाए जाते। ये रहा हिमालयन, काफी खूबसूरत व्हाइट कलर का, बाकी आप देख लीजिए। वेट की याद नहीं रह, सबका एक एग, इंक्यूबेशन टाइम 50, ये सब याद करने की जरूरत ही नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये है, नियर थ्रेटेंड है, नियर थ्रेटेंड है, यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के ये शेड्यूल 4 में रखे गए, और इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट बर्ड फाउंड इन द हिमालयाज। इसके बाद बात करें यूरेशियन ग्रिफॉन वल्चर के बारे में। कहाँ पाए जाते हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो समझ लीजिए बस। ये साउदर्न यूरोप में पाए जाते हैं, इसके अलावा नॉर्थ अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं। इसकी मैक्सिमम रिकॉर्डेड लाइफ स्पेन यानी कि जीवन अवधि 41.4 ईयर इन कैप्टिविटी, यानी कि जो इसको कैप्टिविटी में रखा गया तब इसकी मैक्सिमम रिकॉर्ड की गई उम्र है 41.4 वर्ष। वैसे आपको एक चीज बता देता हूं कि कैप्टिविटी में जो भी पशु या पक्षी रखे जाते हैं उनकी उम्र ज्यादा होती है अपेक्षाकृत जंगल की। ब्रीडिंग का नेस्ट इन क्लिफ्स फ्रॉम लूज कॉलोनी, और ये भी 1 एग ले करते हैं। बाकी आपको बता दिया, जितना जरूरी है उतना समझ लीजिए। ये रहे भाई साहब, काफी क्यूट लग रहे हैं। ये है यूरेशियन ग्रिफन वल्चर। ठीक है, और यूरेशियन ग्रिफन वल्चर भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 4 में रखे गए, और ये कारकस को यानी कि मुर्दा को खाते समय एक ग्रोइलिंग साउंड क्रिएट करते हैं। इसके बाद बात करें रेड हेडेड वल्चर की, जो क्वेश्चन आने की संभावना है। रेड हेडेड वल्चर की बात कर लेते हैं, तो इनका रेड हेडेड नाम से समझ जाएंगे आप कि इसका हेड कैसा होता होगा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये प्राइमरली नॉर्थ इंडिया, कहाँ पर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और साउथ ईस्ट एशिया में ये पाए जाते हैं रेड हेडेड वल्चर्स। हैबिटेट क्या है, ओपन कंट्री, कल्टीवेटेड एंड सेमी डेजर्ट एरियाज में। इसके अलावा डेसिडुअस फॉरेस्ट, फुटेल्स एंड रिवर वैलीज, एल्टीट्यूड अप टू 3000 मीटर फ्रॉम सी लेवल्स में ये पाए जाते हैं। और ये भी क्रिटिकली
इंडेंजर्ड की श्रेणी में है। रेड हेडेड वल्चर IUCN की रेड डेटा लिस्ट के हिसाब से। यह भी डिक्लोफेनिक दवाइयों की वजह से इनकी किडनियां फेल हो रही थी, इसलिए ये, और 2007 में ही इनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा नासेड जिसको बोलते हैं एनसेड्स, ठीक है, डिक्लोफेनिक, उसका विकल्प आ गया है मेलेक्सिकोम, ठीक है, जिसको वल्चर सेप कहा जाता है, यानी कि ये गिद्धों को नुकसान नहीं पहुंचाती है, वो है मेलोक्सिकेम। ये रहा रेड हेडेड वल्चर, शकल से ही देख लो, पहचान जाओगे इसको देखते ही, गुस्से में है। सबका 1 एग इंक्यूबेशन टाइम 50 डेज और 4 महीने बाद वो चिक्स उड़ने लगते हैं। इसके बाद क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है 2006 से, और ये शेड्यूल 4 में रखा गया। सॉरी, मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड IUCN की में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 4 में, ठीक है, सॉरी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 4 में है और IUCN की क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में है। इसके बाद बात करें इजिप्शियन वल्चर की। ये रहा इजिप्शियन वल्चर, गोरा चिट्टा एकदम। ये 1 या 2x, अभी तक 1x वाले थे। इजिप्शियन जो वल्चर है 1 या 2x ले करता है और इंक्यूबेशन टाइम इसका 42 से 45 दिन होता है। 3 मंथ के बाद चिक्स उड़ने लगते हैं। इंडेंजर्ड की श्रेणी में ये रखा गया है, इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है और WPA के शेड्यूल 4 में ये रखा गया है। दे आल्सो, और यहाँ ये खाते क्या है, स्मॉल एनिमल्स और एग्स ऑफ अदर बर्ड्स, ठीक है। इसके बाद बात करें दाढ़ी वाले बाबा की, यानी कि बियर्डेड वल्चर के बारे में, ठीक है। ये कुछ क्लोज रिलेटिव हैं किसके, इजिप्शियन वल्चर की। डाइट में इनके 70 to 90% बोन होती है। पॉपुलेशन है इनकी नियर थ्रेटेंड, यानी कि खतरे के समीप है। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कहाँ पाए जाते हैं, साउदर्न यूरोप, ईस्ट अफ्रीका, इंडियन सबकॉन्टिनेंट, तिब्बत और काकेकस में। और ये भी 1 से 2 एग देते हैं मिड विंटर में और हैच एट बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग, बसंत में ये हैचिंग करना शुरू करते हैं। हेड स्मॉल हेडेड, छोटा मुंह है। पावरफुल एंड थिक नेक, यानी गर्दन मजबूत होती है। और बाकी इसके मैं आपको पता नहीं बाकी नहीं पढ़ना है, जितना जरूरी है उतना मैंने बता दिया है। श्रेल्स विसिल, सीटी मारते हैं भाई साहब, बहुत ही ठरकी किस्म के, ठीक है। और फाल्कन की तरह ये चेक चेक आवाज करते हैं दाढ़ी वाले बाबा, सीटी भी मारते हैं, देख रहे हो भाई साहब। ब्रीडिंग 1 to 2x, ठीक है। इंक्यूबेशन टाइम वही है 50 से 58 दिन, समझ लीजिए, ये सब नहीं पूछते हैं। ये नियर थ्रेटेंड है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WPA के दाढ़ी वाले बाबा जो हैं WPA के शेड्यूल 1 में रखे गए हैं। इसके बाद बात करते हैं सिनेरियस वल्चर के बारे में। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाएंगे देखते हैं। ये रहे भाई साहब सिनेरियस वल्चर। तो इनके ब्रीडिंग क्या है, 1 एग होता है,
या तो पेड़ों पर या चट्टानों पर घोंसले बना के इंक्यूबेशन टाइम 54 से 56 दिन होता है, और यूरेशिया वाले क्षेत्रों में ये ज़्यादा पाए जाते हैं, और नियर थ्रेटन की श्रेणी में रखा गया आईसीएन में, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 4 में ये रखे गए। अब एक बार इनकी समरी देख लेते हैं। बियर्डेड वल्चर, बियर्डेड वल्चर जो हैं वो रेजिडेंट हैं, और ये नियर थ्रेटन में हैं कंजर्वेशन में, और शेड्यूल 1 में रखे गए। पॉपुलेशन अवेलेबल नहीं है, मतलब अभी डेटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और सिनेरियस वल्चर हैं, ये विंटर में आते हैं, ये नियर थ्रेटन की श्रेणी में हैं और शेड्यूल 4 में रखे गए। इसके बाद बात करें इजिप्शियन वल्चर की, ये भी रेजिडेंट और ये इंडेंजर्ड की सूची में आते हैं और शेड्यूल 4 में रखे गए। इसके अलावा यूरेशियन जो है वो भी विंटर विजिटर हैं, ये लिस्ट कंसर्न में आते हैं और शेड्यूल 4 में रखे गए। हिमालयन विंटर भी में आते हैं कुछ बायरी और रेजिडेंट भी हैं, ये नियर थ्रेटन की श्रेणी में हैं और शेड्यूल 4 में रखे गए हैं। इसके अलावा लॉन्ग बिल्ड वाले हैं वो रेजिडेंट हैं और क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आते हैं और शेड्यूल 1 में रखे गए। यानी कि आप ये समझ लीजिए बीएलओ वो जानते होंगे जो टीचिंग के एग्जाम करते हैं, बीएलओ सॉरी जो टीचिंग वगैरह करते हैं उनको जो पता होगा बीएलओ, तो बीएलओ से याद रखिए बियर्डेड और लॉन्ग बिल्ड ये हैं शेड्यूल 1 में, बाकी जितने भी हैं वो है WBA के शेड्यूल 4 में। इसके अलावा ऊपर हमने बता दिया कि नियर थ्रेटन वाले में कौन है और लीस्ट कंसर्न वाले में कौन है। यूरेशियन लीस्ट कंसर्न है, यानी कि यूरेशिया वालों को चिंता नहीं, सीधी सीधी बात है, यूरोप वालों की चिंता क्या ही करना, ऐसे करके याद कर लीजिए। और लॉन्ग बिल्ड है, बड़ी चोंच वाले, तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड ही होंगे यार, कोई भी चीज होगी। और हिमालयन नियर थ्रेटन इंपॉर्टेंट है, हिमालयन जो वल्चर है वो नियर थ्रेटन्ड है, सिनेरियस नियर थ्रेटन्ड है, बियर्डेड नियर थ्रेटन्ड, इजिप्शियन इंडेंजर्ड है, ऊपर बता चुके थे, यूरेशियन लीस्ट कंसर्न, ठीक है। लॉन्ग बिल्ड की संख्या लगभग 26,500 अभी भी बाकी है। इसके अलावा बात करें रेड हेडेड वल्चर की, तो ये रेजिडेंट है और क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में आता है और शेड्यूल 4 में रखा गया है। सिलेंडर बिल्ड वल्चर रेजिडेंट है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में आता है, शेड्यूल 1 में रखा गया है। और ओरिएंटल व्हाइट बैक जो वल्चर है वो भी रेजिडेंट है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में है और शेड्यूल 1 में रखा गया। 6,000 इनकी आबादी भारत में रह गई। पॉपुलेशन डिक्लाइन ऑफ वल्चर इन इंडिया हमने बता दिया, उनके हैबिटेट में लॉस के कारण, इसके अलावा डिक्लोफेनिक दवाइयों के कारण, जिसमें जो आपकी नॉन स्टीरियोइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग यानी कि नेसेड्स या नासिड कहते हैं, एनसिड, वो डिक्लोफेन, उसकी वजह से इनकी किडनी फेल हो रही है। ये भी पूछा है गिद्धों के विलुप्त होने का कारण क्या है, तो किडनी फेल हो जा रही है। असम में 99% जो इनकी मौतें हुई हैं वो डिक्लोफेनिक की वजह से ही हुआ है। इसके अलावा इनके हैबिटेट यानी कि जो जहां पर रहते थे वहां पर पेड़ों की कटाई हो गई है। इसके अलावा जहां पर ये घोंसले बनाते हैं वहां पर अन्य जीवों का इंटरफियर हो गया, बंदर वगैरह का भी, और ट्रैफिक ज्यादा बढ़ने के कारण। इसके अलावा इनमें कई इन्फेक्शन और डिसीजेज भी हो गई हैं। फूड अवेलेबिलिटी भी कम हो गई, पहले खुले में कारकस छोड़ दी जाती तो उनको आराम से खाते पीते थे। और अब बात करें वल्चर कंजर्वेशन ऑफ इंडिया के बारे में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्या है, एक कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम फॉर दी 3 रेजिडेंट जिप्स, ऊपर हमने बताया था 3 स्पीसीज के बारे में। उनके वल्चर वाज सेट अप इन कब, 2004 में, इंपॉर्टेंट है, 2004 में गिद्ध संरक्षण प्रोग्राम को शुरू किया गया था, टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ द एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन 2006, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2006। इसके अलावा एक की बात करें, 8 वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर्स हैं देश में। फर्स्ट कहाँ पर सेट किया गया था, इंपॉर्टेंट है, पिंजौर हरियाणा में, बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा एंड बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी कि BNHS के द्वारा। इसके अलावा
राजभात खावा जो कि वेस्ट बंगाल में, उसमें 2006 में, और रानी में 2008 में। और 5 अन्य हैं वो सेंट्रल जू अथॉरिटी के कोलैबोरेशन में और स्टेट जू अथॉरिटी के साथ बनाए गए, जिसमें वन विहार भोपाल मध्य प्रदेश है, नंदन कानन जू भुवनेश्वर है, उड़ीसा नेहरू जियोलॉजिकल पार्क भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा नंबर 1 है, वन विहार भोपाल मध्य प्रदेश, और नंदन कानन जू यानी कि भुवनेश्वर उड़ीसा, उड़ीसा में तो है भुवनेश्वर। इसके बाद नेहरू जियोलॉजिकल पार्क हैदराबाद तेलंगाना, और म्यूटा जू रांची झारखंड, और सक्करबाग जू जानागढ़ गुजरात। यानी कि 5 यहाँ पर हैं और 3 वो, टोटल 8। इसके अलावा इंपॉर्टेंट ये है कि लेटेस्ट एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन 2020 से 25 इज इन एक्शन ऑन द ग्राउंड। ये 20 से 25 आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक्शन प्लान ऑफ वल्चर कंजर्वेशन 2022-2025 है क्या, की फीचर्स इसके क्या है, ठीक है। तो इसके की फीचर है प्रिवेंट पॉइजनिंग ऑफ वल्चर फूड्स, यानी कि गिद्धों का जो भोजन है उसमें जहर मिलने से रोकिए, यानी कि जो इंसेक्ट्स हैं उनको गिद्धों के आहार श्रृंखला में जाने से उनको रोका जाए, डिक्लोफेनिक दवाओं को हटाया जाए। सेफ्टी टेस्टिंग ऑफ वेटरनरी नेसेट्स, यानी कि जो इंसेक्ट्स हैं उनकी सेफ्टी टेस्टिंग की जाए कि वो वल्चर को हार्म ना करें। इसके अलावा मैकेनिज्म फॉर रिमूविंग हार्मफुल ड्रग्स, तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया मस्ट एस्टैब्लिश ए मैकेनिज्म टू रिमूव ड्रग्स फ्रॉम वेटरनिटी यूज इफ इट फाउंड टू बी हार्मफुल एंड टॉक्सिक टू दी वल्चर, यानी कि अगर इनसे गिद्धों को समस्या आती है तो ऐसे को हटा दिया जाए, इनको मान्यता नहीं दी जाए। इसके अलावा ब्रीडिंग सेंटर 8 बनाए गए हैं, ठीक है। अब बात करें इसी में जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। MOEFCC यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट्री एंड क्लाइमेट चेंज, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है इम्प्लीमेंटेशन करना इस प्रोग्राम का। इसके बाद DCGI एंड MOH एंड FW, इसका काम है लाइसेंसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। इसके बाद एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर ऑफ AHDF, ये क्या है, डिस्पेंसिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। और मिनिस्ट्री ऑफ पावर रिन्यूएबल एनर्जी केमिकल एंड फर्टिलाइजर, इसका काम है इन्वॉल्वमेंट टू ए लेसर एक्सटेंट इन वल्चर कंजर्वेशन। अब ये क्या था ये देख लीजिए। APVC यानी कि एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन, जो कि 2020 से 25 के बीच में है। एनसेट्स का फुल फॉर्म क्या है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। MOEFCC यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा MOH एंड FW क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। MOAHDF क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग एंड फिशरीज। ये इनके मतलब शॉर्ट फॉर्म जो लिखे हुए थे। तो जो मैंने बता दिया आपको, जो वल्चर कंजर्वेशन एक्शन प्लान है 2020 से 25 के, उसके सब कुछ क्या प्लान है मैंने आपको बता दिया था। 8 ब्रीडिंग सेंटर में, पहला हरियाणा पिंजौर में, और बाकी प्लान हमने आपको बता दिया था कि DCGIA और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट्री एंड क्लाइमेट चेंज ये भी इसमें इन्वॉल्व रहेगी और गिद्धों के संरक्षण का प्रयास करेगी। इंटरनेशनल एक्शन प्लान टू कंजर्वेशन फॉर वल्चर इन इंडिया एक है, द मल्टी स्पीसीज एक्शन प्लान टू कंजर्व अफ्रीकन यूरेशियन वल्चर, इसका नाम है वल्चर MSAP। एंड द वल्चर MSAP वाज डेवलप्ड बाय कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, CMS आपने नाम सुना होगा, CMS रैप्टर्स MOU के द्वारा इसको लागू किया गया था वल्चर MSAP प्रोग्राम। और ये एडॉप्टेड बाय CMS पार्टीज कब, COP 12 में, कहां पर, मनीला यानी कि फिलीपींस में, जो 2017 में हुआ था COP 12, उसमें मनीला फिलीपींस में गिद्धों को बचाने के लिए प्रोग्राम। दिस एक्शन प्लान कवर्स ऑल दी 9 स्पीसीज ऑफ वल्चर्स रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया, यानी कि भारत की जो 9 गिद्ध स्पीसीज हैं उन सबको ये कवर करता है अपने एक्शन प्लान में। यानी कि COP 12 सन 2017 मनीला फिलीपींस में ये चालू होता है। तो ये था आपका वल्चर्स। तो गिद्धों की प्रजातियां आपकी हो जाती हैं खत्म, बाकी गिद्ध तो हमारे आसपास ही हैं,
कहीं अपने दोस्तों के रूप में, कहीं अपने पड़ोसियों के रूप में। तो सावधान रहें, सतर्क रहें और देखते रहें 30 मिनट जीएस, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।